हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रशांत अक्सर और आज है 1 अगस्त। तो चलिए आज का जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसे हम लोग कवर करते हैं। सबसे फर्स्ट आर्टिकल आता है हमारे पास प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PMKSY बोलते हैं, इसके अंदर जो बजटरी एलोकेशंस दिए जाते थे उसको बढ़ा दिया गया है। 1920 करोड़ पहले दिए जाते थे, अब उसको बढ़ा के 6520 करोड़ कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये तो है न्यूज। अब इस न्यूज में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। 5-6 पॉइंट सिर्फ इंपॉर्टेंट है, वो 5-6 पॉइंट आपको एकदम अच्छे से याद करना है। सबसे फर्स्ट है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या हो गया कि टोटल जो पैसा लगेगा इस स्कीम के अंदर में वो सेंटर के द्वारा दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट याद कर लीजिए, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दूसरा, लॉन्च कब किया गया था? तो लॉन्च किया गया था 2017 के अंदर में, जो यूनियन कैबिनेट है उसके द्वारा ये लेके आया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम को लाने के लिए? तो जैसा नाम है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, किसान से रिलेटेड है, दैट मीन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चर के अंदर में आपको सप्लीमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, कैसे एग्रीकल्चर और बेहतर तरीके से हो पाए। जितने भी फूड प्रोसेसिंग होते हैं, इस फूड प्रोसेसिंग को मॉडर्नाइज करना, तो नए मशीनरीज का प्रोवाइड करना है, नए मशीनरीज का यूज करके जो प्रोसेसिंग होते हैं फूड प्रोसेसिंग, उसको और मॉडर्नाइज करना, इनहेंस करना। एग्रीकल्चर वेस्ट जो निकलते हैं खेतों से उसको रिड्यूस करना। तो जो पोयरा वगैरह होता है, धान एक बार कट गया तो उसके बाद जो वो पोयरा है उसका कैसे यूज किया जाए, कुछ अलग चीजों में उसका यूज किया जाए कि वो जो वेस्टेज है उसको खत्म किया जाए। ठीक है, तो इन चीजों पे करना कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको रिड्यूस करना। तो ये 3 इसके मेन ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान में रखना है। क्या क्या हमने कवर कर लिया? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2017 के अंदर में लेके आया गया था। ऑब्जेक्टिव हमने बात किया कि एग्रीकल्चर वेस्ट को रिड्यूस करना है, फूड प्रोसेसिंग को मॉडर्नाइज करना है, साथ साथ एग्रीकल्चर के अंदर में कुछ सप्लीमेंट प्रोवाइड करना। ये हो गया इंपॉर्टेंट चीजें। किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लेके आया गया, किस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। जैसे यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड बात हो रहा है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ये प्रोग्राम है। क्या क्या चीजें इसके अंदर में इन्वॉल्व होती है? तो सबसे पहला है फार्मर की इनकम को इनहेंस करने के लिए। दूसरा, वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करना, वैल्यू एडिशन को इनहेंस करना। तो मशीनरीज वगैरह को प्रोवाइड करके ही हम लोग वैल्यू एडिशन कर सकते हैं ना। तो ये सब चीजें जो है ये प्रोवाइड करके कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन इंक्रीज करना एग्रीकल्चर के अंदर में। साथ साथ पोस्ट हार्वेस्ट भी इसका एक फोकस होता है। पोस्ट हार्वेस्ट जैसे मान लीजिए गोडाउन्स वगैरह का जो फैसिलिटी है ये सब पोस्ट हार्वेस्ट में आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन पोस्ट हार्वेस्ट में आ जाएगा। तो इन चीजों पे भी ये फोकस करता है ये स्कीम। कौन सा स्कीम? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, तो क्या क्या चीजें इसके अंदर में इन्वॉल्व होता है? ये चीजें 3 चीजें आपको ये भी ध्यान में रखनी है। अब आता है इसके अलावा कुछ की कंपोनेंट भी है इसके, जैसे फूड सेफ्टी इसका इंश्योर करना, मतलब फूड सेफ्टी को इंश्योर करना, यही इसका काम होगा ना कि किसान को अच्छे से प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब फसल अच्छे से रहेंगे तो फूड सेफ्टी आपका इंश्योर करेगा। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन कैपेबिलिटीज पे काम करना। इसके अलावा आपके पास फूड चेन जो है, वो फूड चेन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उन वो चीजें भी है इसके की कंपोनेंट के अंदर में आती है। अब अगर नए वाले जो हमारे पास अभी चेंज किए गए हैं, मतलब जो बजट एलोकेशन किया गया, इंप्रूव किया गया, उसके अंदर एक और चीज बताया गया है, नोट किया गया है कि जो फूड इरिडेशन यूनिट्स होते थे, ये यूनिट्स को 50 एक्स्ट्रा यूनिट अभी बनाए जाएंगे। ये क्या होते हैं? तो ये स्पेशली फूड को प्रिजर्व करने के लिए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास फूड टेस्टिंग लैब जो होते हैं, जो क्वालिटी और सेफ्टी पर्पस को इंश्योर करते हैं, ये जो फूड सेफ्टी लैब है ये भी 100 जो है वो नए फूड सेफ्टी लैब्स ओपन किए जाएंगे। तो ये है हमारे पास फर्स्ट आर्टिकल। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी सारे हमने कवर कर लिया। नाउ अच्छे से अगर आपको ये आर्टिकल कवर हो गया तो अब MCQ है उसको आप अटेम्प्ट करिए। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अभी हमने पढ़ा था ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर का मतलब क्या हो गया कि 100% सेंटर पैसा देगा। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या हो गया कि कुछ परसेंट जो है, X% जो है वो सेंटर दे रहा है, X% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगा। तो क्या ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है? नहीं, है सेंट्रल सेक्टर है। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया, 2017 के अंदर में लॉन्च हुआ था। सेकेंड पार्ट जो इस स्टेटमेंट का वो सही है, लेकिन फर्स्ट पार्ट इस स्टेटमेंट का गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है one of its key objective is to reduce the agriculture waste and modernize food processing infrastructure। तो इसका इस स्कीम के अंदर में इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि फूड प्रोसेसिंग को कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइज करना, साथ साथ जो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं उसको रिड्यूस करना। तो बिल्कुल है, ये हमने जस्ट अभी कवर किया था, मॉडर्नाइज करना फूड प्रोसेसिंग को एंड एग्रीकल्चर को रिड्यूस करना। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल, कंप्लीट हो गया। चलिए सेकेंड आर्टिकल पे आते हैं। सेकेंड आर्टिकल है हमारे पास INS हिमगिरी। INS हिमगिरी क्या है? तो INS हिमगिरी एक फ्रिगेट्स है, अलग अलग तरह के शिप्स होते हैं, उसी शिप में से एक
शिप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रीगेट्स। ये शिप जो होते हैं फ्रीगेट्स, स्पेशली ये ज़्यादातर वॉरशिप्स होते हैं, लड़ाई वगैरह करने में यूज़ होते हैं। अब हम लोग समझते हैं आईएनएस हिमगिरी के बारे में। आईएनएस हिमगिरी जो है वो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है 17A। इस प्रोजेक्ट 17A का ही ये पार्ट है। इस प्रोजेक्ट 17A को हम लोग नीलगिरी क्लास भी बोलते हैं। तो अक्सर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट 17A का ये वाला शिप आ गया है नया, अभी मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि नीलगिरी क्लास का ये वाला शिप इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब इसे नीलगिरी क्लास क्यों बोलते हैं? तो देखिए, शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर में ऐसा होता है कि कोई प्रोजेक्ट, अगर आपके एक प्रोजेक्ट के अंदर में ऐसे मान लीजिए कि 8-10 अगर शिप्स बनाए जा रहे हैं ना, तो जो पहला शिप होता है उस शिप के नाम पे उस प्रोजेक्ट को हम लोग जानने लगते हैं। जैसे कि इस प्रोजेक्ट 17A के अंदर में पहला शिप जो है वो आईएनएस नीलगिरी है, तो इसलिए हम लोग इसको प्रोजेक्ट 17A को क्या बोलते हैं? नीलगिरी क्लास बोलते हैं। अगर कोई मान लीजिए दूनागिरी रहेगा तो हम लोग उसको, मान लीजिए एक दूसरा प्रोजेक्ट है 18A, इसके अंदर में फर्स्ट शिप जो है वो दूनागिरी, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? कौन सा प्रोजेक्ट है? तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये कौन से क्लास है, तो बोल सकते हैं कि ये दूनागिरी क्लास का है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीजें ध्यान में रख रही है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताया है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं प्रोजेक्ट 17A के बारे में कि ये प्रोजेक्ट 17A क्या है। तो इसके अंदर में हमारे पास एडवांस वॉरशिप्स बनाना है, स्पेशली लड़ाई करने वाले जो वॉरशिप्स होते हैं जिसे हम लोग फ्रीगेट्स बोल रहे हैं, तो ये वॉरशिप्स हमको बनाना है। ये प्रोजेक्ट 17 जो है उसी का एक सक्सेसर है। प्रोजेक्ट 17 को हम लोग शिवालिक क्लास बोलते हैं। अब आप बताइए शिवालिक क्लास क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका पहला शिप आईएनएस शिवालिक होगा। चलिए नेक्स्ट आपके पास बताया जा रहा है कि टोटल इसके अंदर में 7 स्टील्थ फ्रीगेट्स बनाए जाएंगे। ये मल्टी रोल्स के लिए कैपेबल होगा, अलग अलग मिशंस कर सकता है, ऑटोमेशन होगा इसके अंदर, साथ साथ कॉम्बैट क्वालिटीज होगा, लड़ाई वगैरह करेगा। जब लड़ाई करेगा तो बचने का भी क्षमता होगा, तो स्टील्थ कैपेसिटी भी रहेगा इसके अंदर में। इसके अलावा ये गाइडेड मिसाइल्स वगैरह जो है फायर कर सकता है, और ये मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पे बनाया जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिए। मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ शिप्स के पार्ट बनाए गए, यहाँ पे कुछ शिप्स के पार्ट बनाए गए, और यहाँ पे कुछ शिप्स के पार्ट बनाए गए। बाद में ये तीनों पार्ट्स को एक जगह लाके असेंबल करके और एक पूरा शिप बना दिया गया। तो ये जो अलग अलग बना के और एक जगह असेंबल किया गया, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखिए। अब इसके अंदर जो 7 शिप है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। पहला शिप है इसका आईएनएस नीलगिरी, ये इसका फर्स्ट शिप था, इसलिए हम लोग इसको नीलगिरी क्लास भी बोलते हैं प्रोजेक्ट 17A को। दूसरा शिप आईएनएस हिमगिरी जो अभी हमने देखा। तीसरा आपके पास आईएनएस तारागिरी, चौथा है आईएनएस उदयगिरी, फिफ्थ है इसके अंदर में आईएनएस दूनागिरी जो हिमालय का एक पिक है उसी के बेसिस पे। देन आपके पास आईएनएस विंध्यागिरी, विंध्या रेंजेस के बेसिस पे है। और देन आपके पास आईएनएस महेंद्रगिरी, उड़ीसा के अंदर एक माउंटेन पिक है उसके नेम पे। तो अभी आपको ये चीज समझ में आ गया होगा क्या कि प्रोजेक्ट 17A के अंदर में जितने भी शिप है ये सारे के सारे शिप क्या है? माउंटेन के नेम पे रखे गए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ये आर्टिकल कंप्लीट। इसके अलावा 2-3 चीजें और भी ध्यान में रखना कि जो भी प्रोजेक्ट 17A के अंदर में ये सारे शिप्स बनाए जा रहे हैं ये कुछ चीजों से इक्विप्ड होंगे, मतलब कुछ फीचर्स होगा इनका। जैसे ये सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल्स वगैरह लॉन्च कर सकते हैं, तो सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम इनके अंदर में लगा होगा। एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम भी लगा होगा, तो सबमरीन को भी हम मार के गिरा सकते हैं ये फ्रीगेट से। ठीक है, तो एंटी सबमरीन वॉर सिस्टम भी लगा है, साथ साथ एडवांस सर्वेलांस रडार भी लगा है। तो आसपास में अगर कोई हमें मारने आ रहा है, हमको अटैक करने आ रहा है, तो उसे भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं सर्वेलांस रडार का यूज करके। तो ये था हमारे पास सेकंड आर्टिकल, ये भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द नीलगिरी क्लास फ्रीगेट्स अंडर प्रोजेक्ट 17A कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2 स्टेटमेंट दिए गए। फर्स्ट बोल रहा है कि दिस फ्रीगेट्स आर कैपेबल ऑफ एंटी एयर, एंटी सरफेस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर। तो अभी हमने जस्ट यहाँ पे बात किया, एयर से लेके आपके पास सरफेस वगैरह सभी जो है ये कर सकता है, एंटी सबमरीन्स भी है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रोजेक्ट 17A फर्स्ट इंडियन नेवल प्रोजेक्ट है जो मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। तो ये बिल्कुल भी ये भी सही है, ये मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी भी हमने बात किया था उस पे काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए ये भी आर्टिकल कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके बारे में हमने ऑलरेडी कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था, तो इसको आज हम लोग स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब ये रिपीट होगा उस टाइम फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारे पास, वाई वर्ल्ड नीड बेटर ग्रीन टेक्नोलॉजी। दुनिया में आज के टाइम में क्यों नया टेक्नोलॉजी चाहिए, इसके ऊपर में एक ये एडिटोरियल है। तो इसके ऊपर में राइटर्स का कुछ चीजें बताई गई, राइटर्स के द्वारा कुछ सॉल्यूशन बताया गया और बताया गया कि क्या प्रॉब्लम है आज के नए ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर में। सबसे पहले राइटर बोलते हैं कि जो सोलर और विंड एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं, पहला इसमें प्रॉब्लम है कि ये इफेक्टिव नहीं है काफी। ये हमारे जो टोटल डिमांड्स है उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ये सफिशियंट नहीं है हमारे लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि पहला तो प्रॉब्लम इसके साथ है कि इसमें बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। जैसे सोलर पैनल लगाना है तो एक बहुत बड़ा आपके पास जो ग्रीन स्पेस होता है वो खत्म हो जाता है सोलर पैनल लगाने में।
ग्रीन एनर्जी जो है वो मतलब ग्रीन, इसकी जगह पे जो हम ग्रीन स्पेस था उसकी जगह पे हम कुछ एग्रीकल्चर कर सकते थे, अलग अलग चीज़ कर सकते थे, वो चीज़ें जो है वो सोलर की वजह से खराब हो रहा है। प्लस इसके अलावा दूसरा जो प्रॉब्लम है सोलर, आज के टाइम में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं सोलर सोलर पैनल, उसमें ये है कि उसमें जो सेल्स यूज़ होते हैं वो है आपके पास सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सेल्स। तो ये जो सेल्स होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पाते, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा इनके अंदर से आउटपुट नहीं आता है। तो दो प्रॉब्लम्स बताया गया राइटर के अंदर में, तो कि पहला तो ये ग्रीन स्पेस खत्म कर रहे हैं, दूसरा ये जो सेल्स है, ये सेल्स अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं ये काफ़ी इफेक्टिव नहीं है। इसके अलावा दूसरा अगर ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो आपके पास ग्रीन हाइड्रोजन है। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में राइटर्स का बोलना है कि ग्रीन हाइड्रोजन में सबसे पहला तो इसका स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है कि इसको स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम है ग्रीन हाइड्रोजन को। दूसरा, अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हो तो ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है, वाटर को आपने लिया, वाटर से इलेक्ट्रोलाइसिस किया, वाटर से इलेक्ट्रोलाइसिस करके H2 बनाया। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस किए हो, ये तो इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ किससे, ये कोई ग्रीन एनर्जी से होगा। किस मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो दिया जाएगा वो कोई ग्रीन एनर्जी सोर्स से दिया जाएगा, तभी तो ये ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा, नहीं तो ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा नहीं। तो राइटर का कहना ये है कि अगर हम लोग हाइड्रोजन एज अ ग्रीन फ्यूल यूज कर रहे हैं तो इस फ्यूल को बनाने में ही एक हमारे पास ग्रीन एनर्जी चाहिए, तो ये अलग एक प्रॉब्लम है। प्लस इसको स्टोर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में भी इशूज है। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम्स जो आज के टाइम में हम लोग ग्रीन एनर्जी यूज कर रहे हैं। राइटर का सॉल्यूशन क्या था, राइटर का कहना है, राइटर ये बोलते हैं हमारे पास कि हमें गैलियम आर्सेनाइड थिन फिल्म लेयर्स जो सोलर सेल्स होते हैं वो यूज करने चाहिए। क्यों यूज करनी चाहिए, जैसे मान लो कि जो अभी नॉर्मल यूज करते हैं वो अगर इतना बड़ा सोलर पैनल है, ये जितना आउटपुट टोटल दे रहा है, वो ये जो आपके पास आर्सेनिक वाला जो सोलर पैनल है वो इतना छोटा दे के ये आउटपुट इतना दे देगा, ठीक है। तो इस वजह से ये, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल रहेगा, ज्यादा एडवांस है, तो इस वजह से ये यूज करना चाहिए। पहला, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे सोलर पैनल्स बनाए जा रहे हैं। दूसरा, हम लोग एपीएस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए। एपीएस क्या है, तो एपीएस दैट इज आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, मतलब जैसे ये इंस्पायर टेक्नोलॉजी, जैसे फूड अपना खाना बनाते हैं सनलाइट का यूज करके, CO2 का, वाटर का यूज करके, वैसे ही हम लोग लैब के अंदर में एक्सपेरिमेंट करके हम लोग कुछ ग्रीन एनर्जी का ग्रीन फ्यूल बना सकते हैं, लाइक मिथेनॉल। तो मान लो कि हमने क्या किया कि कोई एक ऐसा प्लांट डेवलप किया, मान लो ये प्लांट है, कोई ऐसा प्लांट डेवलप किया जिसको 3 मंथ लगते हैं ग्रो करने में, और 3 मंथ के बाद ये काट के हम लोग इसको कट कर लिए, कट करने के बाद इस प्लांट का यूज करके और हमने इसको प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग करके एक नया फ्यूल हमारे पास निकल जाए जिसको हम लोग इजिली यूज कर सकते हैं ग्रीन फ्यूल की तरह। तो अभी ये भी तो ग्रीन हो गया ना। तो इस तरह का कोई टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करना चाहिए। इसके अलावा एक और जो सजेशन है वो इस आर्टिकल के अंदर में राइटर्स के द्वारा दिया गया है, वो है आपके पास रिन्यूएबल फ्यूल ऑफ नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन। तो एक ऐसा रिन्यूएबल फ्यूल बनाइए जो नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन होगा। जैसे ये एपीएस जो है ये तो बायोलॉजिकल ओरिजिन है, प्लांट से काम हो रहा है, तो लेकिन एक यहाँ पे इसके अंदर में आपके पास बताया जा रहा है कि एक ऐसा मतलब आप फ्यूल क्रिएट करिए जो रिन्यूएबल एनर्जी का रिसोर्स करके, या रिन्यूएबल जो एनर्जी और रिसोर्स है उसका यूज करके, बायोमास वाले जो आपके पास बायोलॉजिकल ओरिजिन है वो वाले नहीं, नॉन बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेस से एनर्जी है उसका यूज करके आप कोई ऐसा फ्यूल बनाइए जो आपके पास सस्टेन कर पाए लॉन्ग टाइम तक, और वो आपको कहीं ना कहीं एज अ ग्रीन फ्यूल आपके लिए काम करे। तो ये था इस आर्टिकल के अंदर में। ये आर्टिकल समझ में आ गया तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन बोल रहा है ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाइड्रोजन, इससे प्रीवियस क्वेश्चन काफी पूछे गए। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूसिंग यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये भी स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है, ये गलत स्टेटमेंट है। ये क्या बोल रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन इज इजियर टू स्टोर, इसको इजी होता है स्टोर करना और साथ साथ ट्रांसपोर्ट करना एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल जो फ्यूल्स होते हैं उससे। तो ये गलत स्टेटमेंट है, काफी इसको टफ होता है स्टोर करना और साथ साथ ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल। नाउ आज का लास्ट आर्टिकल के बारे में अगर बात करते तो ये है हमारे पास होप मिशन। जैसा नाम से लग रहा है होप क्या है, तो ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन। ये जो होप मिशन है ये कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है, लद्दाख के अंदर में सोकर नाम का एक प्लेस है, वहां भी ये कंडक्ट किया जा रहा है। आपको बस लद्दाख याद रखना है। होप मिशन का फुल फॉर्म याद रखना है कि ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन। ह्यूमंस जो है जब आउटर प्लैनेट पे जाएंगे, बाहर में जब एक्सप्लोर करेंगे तो वो कैसे रह पाएंगे, इसी चीजों का प्रैक्टिस किया जाएगा होप मिशन के अंदर में। ये समझ में आ गया। अब देखिए होप मिशन के अंदर में हम लोग करेंगे क्या, तो जो मॉकअप करेंगे इन्वायरमेंट का, स्पेशली मून का और मार्स का जो इन्वायरमेंट होता है उसी का कहीं ना कहीं वैसे इन्वायरमेंट हम लोग यहाँ क्रिएट कर रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स के लिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर पाए धरती पे रह के, अर्थ पे ही रह के एक मून और मार्स के इन्वायरमेंट के जैसा वो यहाँ एक्सपीरियंस कर पाए। सो जब वो फ्यूचर में मार्स पर मून पे जाएंगे तो काफी उनके लिए ईजी होगा वहाँ, ठीक है।
जैसे होता है ना कि पहले आप प्रैक्टिस टेस्ट दे लीजिए तो फाइनल एग्जाम में इजी होता है, वैसे ही होप मिशन के अंदर में हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, क्या ये इसरो का मिशन है? तो पहला मैंने लिख के इसलिए इसको कट कर रहा हूँ क्योंकि याद रखिए अच्छे से कि इसरो का मिशन नहीं है, ये एक प्राइवेट कंपनी का मिशन है, प्रोटो प्लैनेट। ये प्रोटो प्लैनेट एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, इसी का ये मिशन है, लेकिन इसरो इसके अंदर में फंड कर रहा है कुछ। ठीक है, ये मिशन के अंदर में जो क्रू रहेंगे, इस क्रू को 10 दिन के अंदर में उनको आइसोलेशन में रख के जो मार्स का जो इन्वायरमेंट होता है, मून सरफेस का जो इन्वायरमेंट होता है, उसको काफी उसी की तरह इन्वायरमेंट इनको प्रोवाइड किया जाएगा, वैसा ही इन्वायरमेंट मिमिक किया जाएगा, सो दैट ये काफी यूज टू हो पाए उस इन्वायरमेंट के लिए, रेडी हो पाए उस इन्वायरमेंट के लिए। साथ साथ इस मिशन के अंदर में हम लोग जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनका साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बिहेवियर भी हम लोग यहाँ पे, जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा उन चीज़ों का भी स्टडी करेंगे कि कैसे उस सिचुएशन में इनका मतलब बॉडी और कैसे इनका दिमाग जो है वो काम कर रहा है। तो ये है होप मिशन। चलिए इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन दैट इज होप मिशन लॉन्च इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि होप मिशन जो है वो एक इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव है जिसको लीड किया जा रहा है नासा के द्वारा और इसरो के द्वारा। तो क्या नासा इसरो कहाँ से आ गई? तो प्राइवेट कंपनी का मिशन है। इनफैक्ट इसरो जो तो इसका पार्ट भी नहीं है, बस इसमें फंड कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट यही गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है the research station is located in the Ladakh due to the high altitude desert environment which is closely mimic the surface conditions of moons and the Mars। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, लद्दाख के अंदर में किया जा रहा है और ये रीजन भी सही दिया गया। देन थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये जो मिशन है इसके अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ह्यूमन का रिस्पॉन्स के बारे में कि कैसे वो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये जस्ट हमने यहाँ पे बात किया था फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल के बारे में। ठीक है, तो आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप कमेंट बताइए लेक्चर का सेशन कैसा लगा आपको, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये मेरे डेली नोट्स चाहिए करंट के, जो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स नोट है, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ और उसी के बेस पे आपका ये वीडियो भी रहता है। बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सिर्फ करंट में उतना ही चीज़ें पढ़नी है। तो अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर में। थैंक यू।